दोस्तों, आज 14 सितंबर है। हिंदी दिवस इसी दिन मनाया जाता है। हम अपने सभी सुनने वालों को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, इस उम्मीद के साथ कि हिंदी भविष्य में और फलेगी फूलेगी और देश विदेश में ये अपना नाम रोशन करेगी। या बहुत सारे लोग इसे जानेंगे और बोलेंगे। आज हिंदी दिवस है तो हमने सोचा कि हिंदी के बारे में हम किसी हिंदी के लेखक से बात करेंगे। तो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं संजय अग्निहोत्री जी, और हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रदीप उपाध्याय जी भी हैं। उपाध्याय जी, आप भी एक सम्मेलन में गए जी थे हाँ आज। प्रवीण जी। अभी पिछले शनिवार को एक्चुअली हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में हमेशा जो सिडनी की जो प्रख्यात कवयित्री रेखा राजवंशी जी हैं, वो हमेशा कुछ ना कुछ कार्यक्रम करती हैं। लेकिन इस बार चूंकि लॉकडाउन चल रहा है तो उन्होंने एक जूम की मीटिंग पर ही एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बेसिकली एक प्रतियोगिता के रूप में रखा था उसको, तो जिसमें भारत से भी कुछ लोग जुड़े थे। काफी लोग सिडनी, मेलबर्न, पर्थ, सारे शहरों से थे यहाँ पे। और सारे कवियों ने अपनी अपनी रचनाएं सुनाई थी और उसमें जजेस थे भारत से और सिंगापुर से, तो काफी प्रख्यात जो लेखक उसमें जज थे। तो मुझको उसका जो था वो मंच संचालन का कार्य रेखा जी ने मुझको और सोनू शारदा जी को दिया था, तो हमने किया था। तो उसमें अच्छी अच्छी रचनाएं सुनने को मिली और फिर उसके बाद 3 रचनाओं को जो था पुरस्कृत भी किया गया। तो कुल मिलाकर एक अच्छा अनुभव था। काउंसलेट जनरल थे, उन्होंने भी भारत के बाहर जो हिंदी का प्रचार हो रहा है उसके बारे में बताया था। तो कुल मिलाकर मुझको अच्छा लगा कि भारत के बाहर हिंदी जो है अपना एक भाषा के रूप में अपने आप को स्थापित कर रही है। उसको बोलने वाले भी हैं, सुनने वाले भी हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको मान्यता एक तरीके से मिल रही है। और अग्निहोत्री जी, आपके परिप्रेक्ष्य में मैं ये कहूंगा कि आप तो सिडनी में रहते हुए हिंदी में इतना अच्छा लिखते हैं, आपने कई उपन्यास भी लिखे हैं। तो आपसे हम जानना चाहेंगे कि ये हिंदी में लेखन भारत के बाहर आपका किस प्रकार का अनुभव रहा है? बड़ा अच्छा सवाल किया आपने डॉक्टर साहब। भारत के बाहर हिंदी में जो काम हो रहा है वो आपने बिल्कुल सही बताया कि हिंदी में ये प्रोत्साहन के लिए इस तरह के काम हो रहे हैं। लेकिन शायद मेरे हिसाब से भारत के बाहर लेखन एक अलग समस्या है। हम हिंदी लेखन की पहली पीढ़ी अगर आप कहें तो उस त्रासदी से अभी भी भारत के बाहर गुजर रहे हैं। संभावनाएं बहुत हैं क्योंकि बिल्कुल खुला मैदान है, कहीं कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। लेकिन चक्कर ये है कि कोई सुविधाएं भी नहीं है, इसलिए कोई कुआं खोद के पानी पीना नहीं चाहता। सबको खुदा खुदाया कुआं चाहिए, यानी बना बनाया बाजार सब चाहते हैं क्योंकि सुविधाएं तो है नहीं, जैसा मैंने पहले बताया, इसलिए कोई बाजार बनाना नहीं चाहता। किस अगली तरह की पीढ़ी सुविधाएं होनी चाहिए संजय जी? किस किस तरह की सुविधाएं मैं आ, होनी? मैं आ रहा हूं उसी पे। अब देखिए, अगली पीढ़ी को भी कोई रुचि नहीं है क्योंकि न तो ग्लैमर है न पैसा है। तो यहाँ हमको सबसे पहले चाहिए, एक तो पैसा होना चाहिए, या अगर पैसा ना हो तो ट्रांसपोर्टेशन ऐसा हो कि भारत में भी अगर मान लीजिए हम पब्लिश होते हैं तो यहाँ पर किताब सस्ती पड़े। आप मेरी किताबों को देख लीजिए, यहाँ पे जो कि हमारे यहाँ के पाठक हैं जो कि चाहते हैं कि किताब पब्लिश होते ही एकदम उनको चाहिए होती है, तो उनके लिए मैं मंगाता हूँ। उस वक्त भी वो किताब कम से कम मुझे $10 की पड़ती है यहाँ। तो केवल वही लोग मंगाते हैं जो कि बिल्कुल ऑनलाइन नहीं पढ़ना चाहते, सिर्फ पेपर बैक पढ़ना चाहते हैं। ये एक समस्या है। अच्छा, तो उस पर मैं कह रहा था कि ग्लैमर नहीं है कि हिंदी की किताब लेके कोई चलना जो है वो शान की बात समझे। अंग्रेजी के प्रति जो है रुझान ज्यादा है, प्रतिस्पर्धा भी बहुत है। ग्लैमर इसलिए नहीं है कि ग्लैमर कभी बनाया नहीं गया, हिंदिया में नहीं है यहाँ, तो बहुत ही मुश्किल बात। तो अंग्रेजों से संजय जी ये बताइए कि भारत में हाँ, भी आप कह रहे हैं कि ऐसा ही है, हम्म, तो ये हिंदी का प्रचार और प्रसार कैसे बढ़ेगा? इस बारे में 2 मिनट लगेंगे थोड़ा सा। अब जैसे देखिए, पहली चीज तो यह है कि जो जॉब्स हैं, जैसे कि उद्योगों को निर्देश होना चाहिए कि अंग्रेजियत की मानसिकता से बाहर आए। ये हिंदुस्तान का बता रहा हूँ, हम्म। वहां पे हिंदी में साक्षात्कार होने चाहिए लेकिन नहीं होते। जब मैं अपने एक फ्रेंड का बता रहा हूँ आपको, मेरे सीनियर थे, वो टिस्को में इंटरव्यू देने के लिए घुसे, तो उन्होंने सबसे पहले कहा कि क्या मैं अपना साक्षात्कार हिंदी में दे सकता हूँ। तो सामने जो पैनल बैठा था उन्होंने कहा, देखिए आप इंजीनियर हैं, आपको तो अंग्रेजी में यहाँ सारा काम होता है, आपको इंग्लिश में देना पड़ेगा। तो मैं क्षमा चाहता हूँ। अब वो बाहर निकलने लगे तो उन्हें वापस बुलाया गया। अब आप जरा लॉजिकली सोचिए यहाँ पे कि जो आदमी काम करेगा वहां पे फैक्ट्री में, उसको मजदूरों से बात करनी होती है, वो अंग्रेजी में तो नहीं करेगा। काम तो सारा हिंदी में उसको करना होगा ना, सिवाय पेपर वर्क के बाकी सारा काम हिंदी में होता है वहां। तो इस तरह की ये एक समस्या छोटी सी मैंने बताई। इस तरह की और भी बहुत सी बातें हैं
जैसे कि पाठ्यक्रम है, जो अगर किताबें हिंदी में हो, हिंदी के प्रति ये हो कि साहब जो हिंदी में करेगा उसको पुरस्कृत किया जाएगा। जैसे अभी उपाध्याय जी ने बताया कि साहब कि यहाँ पे कुछ तरीका शुरू किया है, लेकिन अभी भी उतना नहीं है जिस तरह की होना चाहिए। तो चलिए, ये सब कोशिश बातें यही हैं। रहेगी संजय जी, कोशिश यही रहेगी कि इसको बढ़ावा दिया जाए। हम लोग अपने स्तर पर तो ये कर ही सकते हैं। तो हम आपसे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आपसे पूछना चाहते हैं कि आपके जो उपन्यास आपने लिखे हैं या कथा संग्रह लिखा है, तो आप का जो लेटेस्ट है अकेला अंग्रेज, उसके बारे में बात करने से पहले आप हमें ये बताइए कि और क्या क्या लिखा है आपने। देखिए, एक कथा संग्रह निकला है भेद भरी करके जगन्नाथ से, और 3 उपन्यास हैं। जो दिल की तमन्ना है पहला था, दूसरा था झूठे नाते, और फिर तीसरा आया ये अकेला अंग्रेज। इसके साथ ही साथ जो है एक कविता संग्रह जो है प्रवासी भारतीयों का कविता संग्रह, उसका मैंने संपादन किया है भारतीय प्रदेश से के नाम से, वो भी प्रकाशित हुआ है आरके पब्लिकेशन से। और साझा संकलनों की कोई गिनती नहीं है, वो तो बहुत सारे हैं। अच्छा, उन सब में चलिए ठीक है संजय जी, ऐसा है कि आपके जो तो अभी का उपन्यास है अकेला अंग्रेज, उसके बारे में बात कर लेते हैं। जब हम अकेला अंग्रेज टाइटल पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि इसके लिखने वाले ने क्या अपने ही बारे में लिखा है, या कहाँ से इन्हें इस तरह की प्रेरणा मिली कि अकेला अंग्रेज नाम का उपन्यास लिखा जाए। इसके बारे में आपका क्या है कहना है? देखिए, एक जनरल ह्यूमन टेंडेंसी है, खास तौर से हम भारतीयों की, कि जब कुछ गड़बड़ होता है तो हम किसी न किसी के ऊपर उसका जो है वो डाल देते हैं कि उसकी वजह से सारा गड़बड़ हुआ है। तो अब इसी सिर्फ तरह से भारतीयों में दोष मत दीजिए, सारे लोग ऐसे ही होते हैं। मैंने कहा सब जगह होते हैं, लेकिन भारतीय ही मतलब उसी कैटेगरी में आते हैं। ठीक है। तो उसमें यह है कि अंग्रेजों पे, कुछ दूसरे लोगों पे भी होता है। मेरे दिमाग में ये आया कि कुछ ऐसा लिखा जाए जिसमें कि एक सामंजस्य स्थापित हो, एक बैलेंस हो कि गलतियां किसने किसने की हैं, केवल एक अंग्रेजों ने नहीं की हैं, या खाली जो है दूसरी जो कौमें आई, जो हमारे यहाँ जो आतिताई आए, जिन्होंने कि आक्रमण किया भारत पे, उन्होंने जो गलतियां की, लेकिन उन गलतियों के बीच में हमें जब जब मौका मिला तो हमने क्या किया, हमने उसका फायदा कहाँ कहाँ पे नहीं उठाया, ये सब को सब्जेक्ट मैंने लिया। तो इसके लिए मेरे दिमाग में आया कि सबसे जो अंत में तो अंग्रेज आए हैं, अंग्रेजों के बाद तो कोई आया नहीं। तो हमने सोचा अगर अंग्रेजों का कोई ऐसा आदमी हो जिसको कि हमारे इतिहास की भी जानकारी हो, उसके ऊपर अगर उपन्यास हो, तो वो इस चीज को ज्यादा अच्छी तरह से बता सकेगा। तो इसीलिए अकेला अंग्रेज मैंने टाइटल लिया। संजय तो जी, वो सब हमको एक ब्रेक लेना होगा। एक चलिए हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में का सुंदर सा कोई हिंदी का एक गीत सुनते हैं और आपसे बातचीत हमारी जारी रहेगी। जी ठीक। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं संजय अग्निहोत्री जी से हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में, और हम बात कर रहे थे आपके उपन्यास अकेला अंग्रेज टाइटल के बारे में। आपने देखा होगा इसमें जो प्रोटोगोनिस्ट है डेविड, जिसका नाम आपने पढ़ी किताब, देवेश सिंह जो है जिनको कहते हैं, वो जब भारत आते हैं, आप अगर ध्यान दें तो वो एक अनजान देश है, एक अंग्रेज पैदाइशी तो वो अंग्रेज ही है, क्योंकि वो पैदा इंग्लैंड में हुआ है, उसका फादर इंडिया में पैदा हुआ था। तो वो अनजान देश में हालात के हाथों अपने से दूर हुए अपने जो रिश्तेदार हैं, उनका अपनापन और उनसे होने वाला खतरा, दोनों चीज है उसके साथ। उनसे उसे अपनापन भी महसूस करता है और उसे खतरा भी लगता है, क्योंकि वो उनसे दूर रहा है। उन भारतीयों से तमाम झड़पें होती हैं, दुनिया भर की घटनाएं होती हैं, तमाम खट्टे मीठे कड़वे हरतंगेज चौंकाने वाले वाद विवाद होते हैं, जो और वाद विवाद में पूरी अंग्रेज कौम के प्रति उसको भारतीयों से आरोप सुनने पड़ते हैं। तो जैसे उदाहरण के लिए आपको हम बताएं कि जैसे तमाम ऐसी रियासतें भी थी जो कि अंग्रेज शासन काल में बहुत खुशहाल थी, जिनमें कि अंग्रेज लोग कोई कमी नहीं निकाल पाते थे। अंग्रेजों से वो लोग उधार भी नहीं लेते थे कि उस बहाने ही उनको हड़प लिया जाए। तो अंग्रेजों ने क्या किया उनसे निपटने के लिए, इस तरह की बातें का जवाब वो उस आदमी को देना है, वो जवाब नहीं दे सकता वहां पे, लेकिन वो विद्रोही स्वभाव होने की वजह से जब जब उसको मौका मिलता है तब तब वो बताता है कि कहाँ आप लोगों ने गलती की जिसकी वजह से अंग्रेजों ने ऐसा किया, और ये भी बताता है कि आप लोगों ने की जितनी भी गैर मुनासिब दिक्कतें हैं उसके लिए खाली अंग्रेज नहीं जिम्मेदार हैं, आप लोग भी थोड़े बहुत हैं और दूसरे लोग भी। और इसीलिए हमने उसको अकेला कहा, क्योंकि वो बिल्कुल अकेला है, इतने सारे लोग एक साथ अटैक कर रहे हैं इस बातचीत के दौरान उससे, और वो सिर्फ अकेले जवाब देता है, तो अकेला अंग्रेज। संजय जी, मैंने आपका उपन्यास पढ़ा है और उसमें बड़े अच्छे तरीके से, रोचक तरीके से आपने अपने जो अपना इतिहास है, अपने यहाँ जो आक्रांता आए उनके ताने बाने को बहुत अच्छी तरह से बुना है। तो उसमें आपने
जयचंदों को बहुत कोसा है, जयचंद्रों को कोसा है, और आपने सीख भी दी है कि शायद हमारे यहाँ अगर ऐसा नहीं होता तो हमारा इतिहास कुछ और होता। तो इस बारे में क्या कहेंगे आप? जी वही तो, यही सब तो खास बातें हैं, यही सब वो की पॉइंट्स हैं जहां पे अगर चाहते तो पासा पलटा जा सकता था, लेकिन नहीं हुआ, क्योंकि हम या तो जयचंद होते थे, दूसरी चीज माफ करने वाले बहुत होते कि जाइए माफ किया। अब जैसे कि आपको एक छोटा सा वो बताएं, ये चीज किताब में है नहीं, उन्होंने निकाल दी, कैंसर में चली गई। जब पृथ्वीराज चौहान से पहली बार जब मोहम्मद गौरी हारा है, तो घुटनों पे, उनके पैरों पे गिरा है, तो घुटनों पे बैठा है और पूछा कि मैं अब आपके शरण में हूँ। तो पृथ्वीराज चौहान उससे कहते हैं कि जाओ, तुमको मैं अभयदान देता हूँ और फिर आना मुझसे लड़ने। ये कहने की क्या जरूरत थी वहां पे कि फिर आना मुझसे लड़ने, है ना? तो वो तो आएगा ही लौट के लड़ने, जब आप उसको प्रोत्साहित कर रहे हैं इस चीज के लिए। तो जयचंद तो एक तरफ खुद जो है, जो जीता है, वो कह रहा है इस तरह की बात। तो ऐसी तमाम चीजें हैं जो इनके जिस उपन्यास में हैं। और ये तो खैर राजनीतिक भूल थी, ऐतिहासिक है और इसका अक्सर जिक्र करते रहते हैं, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो जयचंदों की आज भी कमी नहीं है, और जो जिस क्षमादान की आप बात कर रहे हैं वो क्षमादान आज भी हो रहा है, भले ही किसी और तरीके से हो रहा हो, लेकिन वैसा ही हो रहा है। तो कहने का आशय ये है कि इतिहास से शायद अभी भी हमको काफी कुछ सीखना बाकी है। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही कहा उपाध्याय जी आपने। बहुत सा इतिहास तो ऐसा है कि जो कि शायद इन्हीं सब बातों को ध्यान में रख उसे लिखा भी नहीं गया। जैसे 712 से 1192 के बीच का बहुत कम वर्णन आपको मिलेगा, वो सब मैंने कवर किया है इस किताब में, और इसका मैंने एक बृहद वर्जन भी लिखा है जो कि पब्लिश नहीं हुआ है, क्योंकि कहानी के हिसाब से वो लोगों ने समझा कि इसकी जरूरत नहीं है। अगर कभी आगे जरूरत हुई तो हो सकता है वो वाला पब्लिश हो। वो सब पीरियड ऐसा है कि जहाँ की हम इन सब चीजों को ज्यादा विस्तार से बता सकते हैं, और वो पीरियड ऐसा था जहाँ की हमने शायद कम गलतियां की हैं, इसलिए उसको ऐड करना चाहिए, लेकिन वो हिस्सा छिपा दिया गया, वो नहीं लिखा गया। और वो है, ऐसा नहीं है कि नहीं, मैंने पीछे जो बिब्लियोग्राफी दी उसमें मैंने लिखा हुआ कि इन किताबों में ये दिया हुआ है। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं संजय अग्निहोत्री जी से हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में, और हम बात कर रहे थे भारत के इतिहास के बारे में। तो संजय जी, हमें ये बताइए, आपने बहुत सारी बातें इतिहास की लिखी हैं अपने उपन्यास में, अपनी कहानी में बड़ी अच्छी तरह से उसे जोड़ा है, तो आपने बहुत सा ज्यादा रिसर्च की होगी इसके बारे में। आजकल सुनने में ये आ रहा है कि हम लोगों की जनरेशन को जो इतिहास पढ़ाया गया भारत में, वो गलत इतिहास पढ़ाया गया। तो आपका क्या विचार है इसके बारे में? देखिए प्रदीप जी, बात यह है कि इतिहास अगर गलत ना भी कहा जाए तो केवल वो भाग पढ़ाया गया है जो कि वो पढ़ाना चाहते थे। जहां जहां उन्हें लगा कि उनके पसंदीदा किरदारों की हेठी हो रही है, जहां पे, वहां का उन्होंने नहीं किया। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूँ, हल्दी घाटी का युद्ध बहुत फेमस है। हल्दी घाटी का युद्ध बहुत फेमस है, बड़ी बातें होती है उसके बारे में, ये हुआ और वो हुआ और अकबर ने ऐसे लड़ा और महाराणा प्रताप से। लेकिन आप हमें ये बताइए कि हल्दी घाटी के युद्ध में क्या महाराणा प्रताप को पकड़ पाए थे? नहीं। मेवाड़ पे कब्जा कर पाए थे? नहीं। तो कोई सोल्यूशन तो निकला नहीं उस युद्ध का। इस बारे में कोई चर्चा नहीं करता कि उस युद्ध में हुआ क्या। उस युद्ध का कोई नतीजा नहीं निकला। एक पहली सी मुठभेड़ हुई, मुठभेड़ में दोनों पार्टियां जो थक के हार गई, अपने अपने घर लौट गई, सिर्फ इतना हुआ। दूसरी तरफ आप देखें, एक दीवर का युद्ध हुआ है। दीवर का युद्ध के बारे में कोई चर्चा नहीं है, किसी किताब में नहीं पढ़ाया जाता। क्यों? क्योंकि उस समय राणा प्रताप ने आगे बढ़ना शुरू किया था। भामाशाह से जो क्या मिले थे 40,000 सिक्के, जिनसे उन्होंने दोबारा से सेना बनाई थी, और उसके बाद जो लड़ाइयां हुई उनका कहीं जिक्र नहीं होता। इसलिए क्योंकि उसमें महाराणा प्रताप आगे बढ़ना शुरू हो गए थे, आगरा तक पहुंच गए थे लगभग। तो बड़े बड़े काम हुए हैं, जैसे कि जिस तरह से मुगल अपनी कई टुकड़ियां बनाते थे, उसी तरह उन्होंने भी 2 टुकड़ियां बनाई थी। एक टुकड़ी उनका लड़का अमर सिंह देखता था, एक वो देखते थे। उसमें कई ऐसे कांड भी हुए हैं कि अमर सिंह ने बघेल खां के सर पर वार किया तो वो पूरा मैं घोड़े समेत कट गया था, इसका जिक्र कोई नहीं करता। एक दूसरा सिपाही निकल रहा था तो उसकी तलवार एक हाथी के पैर में लगी, हाथी का पैर कट गया, कहीं जिक्र नहीं है। संजय जी, ये सब इनको कुछ लोग किंवदंतियां भी कहते हैं। नहीं, लेकिन रिसर्च पेपर्स में भी है इनका जिक्र। मैं भी एक्चुअली वहां पर वहां पर गया हूँ, मैंने वो किला देखा है, वहां पे ये कहानियां लिखी हुई हैं, मैंने स्वयं पढ़ी हैं। लेकिन संजय जी की जो इतिहास हमको पढ़ाया जा रहा है, यह एक जो आधा सच जो आपने बताया कि जो
और बताना चाहिए था वो नहीं बताया, गलत नहीं पढ़ाया जा रहा है लेकिन आधा सच पढ़ाया जा रहा है। इसको बिल्कुल सही, यही कहने का मतलब। तो ये क्या एक आपको लगता है कि कॉन्स्पिरेसी के तहत है, या ये इसको भूल माना जाए कि मतलब शायद उन्होंने इसको कंसीडर नहीं किया, भूलवश रह गया है, आपको क्या लगता है? अब देखिए, आपको बताएं एक छोटा सा वो कि मोरारजी देसाई जब प्राइम मिनिस्टर थे, वो कुछ बता रहे थे जब प्रधानमंत्री के रूप में, मैंने ये इंटरव्यू खुद देखा है। उस समय किसी संवाददाता ने ये सवाल किया मोरारजी देसाई से, प्राइम मिनिस्टर से, कि जब आपको ये चीज नहीं पसंद आई थी तो उस वक्त आपने क्यों नहीं एतराज किया? तो मोरारजी देसाई ने क्या गर्दन उठाई और बोलते हैं, कौन बोला? तो कोई नहीं बोला। उस वक्त जो है उस पत्रकार की ये हिम्मत नहीं हुई कि वो कह सके कि जी मैंने सवाल किया। तो असलियत में ये होता है कि उस समय जो इतिहासवेत्ता थे वो सिर्फ वही कह सकते थे जो उस समय के राजा सुनना चाहते थे। तो ये डहे के कारण वो वही लिखते हैं जो उस वक्त जो है लिखा जा सकता है, जिससे ज्यादा नहीं लिख सकते। अपने बारे में भी मैं कहता हूँ फ्रीक्वेंटली, चूंकि मैं भारत जाता रहता हूँ, तो वहां की स्थितियां उनका और विदेश से तुलनात्मक अध्ययन करके मैं लिख सकता हूँ बेबाकी से, क्योंकि मैं भारत के बाहर रहता हूँ। इसका फायदा हमारे प्रकाशकों को उठाना चाहिए, हमसे लिखवाएं जो लिखवाना, जो बताएं, जहां बताएं, मैं शोध करके बेबाकी से लिखूंगा। मैं तो यहाँ ऑस्ट्रेलिया में रहता हूँ। तो वो आपका कहने का आशय है कि वो भय जो है अब नहीं है, अब बात लोग खुल के कह सकते हैं, और उसी कारण जो है इस प्रकार की बातें अब आती हैं कि इतिहास जो है वो संतुलित रूप से नहीं पढ़ाया जा रहा है। हाँ, तो उसको दोबारा लिखा जा सकता है, ये भी एक तरीका है। हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए भी इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं कि वो सब किताबें दोबारा से लिखे जाए, उसमें तमाम इतिहासवेत्ता चाहिए, तमाम लिखने वाले चाहिए, तमाम टाइपिस्ट चाहिए। तो नौकरियां होंगी तो अपने आप हिंदी को लोग पसंद करना शुरू कर देंगे, क्योंकि मेन तो रोजी रोटी भी आदमी को चाहिए ना, खाली हिंदी पढ़ के तो पेट नहीं भर सकता। समय का अभाव है, मेरे ख्याल से बातचीत को हमको खत्म करना होगा कि आज हिंदी विषय पर सवाल तो बहुत थे, और आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, इतिहास की जानकारी दी, और अपनी पुस्तक के अपने लेखन के बारे में आपने बताया। और मैंने भी अकेला अंग्रेज नहीं पढ़ी है, लेकिन मुझे लगता है इसकी कहानी रुचिकर है, जैसा आपने बताया। मैं अवश्य इसको पढ़ूंगा, और श्रोताओं से भी आग्रह करेंगे कि संजय जी से अगर इनके उपन्यास पढ़ना चाहें तो आप उनसे संबंध स्थापित कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर संजय जी उपस्थित हैं। तो चलिए संजय जी, आप हम लोगों से आपने बात की, हमारे श्रोताओं को अपनी इतनी सुंदर जानकारी दी, उसके लिए आपका धन्यवाद। आपसे और आपको नमस्कार जी। आप लोगों को बहुत बहुत आभार। सभी श्रोताओं को हार्दिक शुभकामनाएं हिंदी दिवस की, और नमस्कार।